पीछे आवाज आ रही है? थैंक यू। तो शुरू कर लें सत्र को। पिछले सत्र में हम लोगों ने संबंध पर चर्चा को शुरू किया था और थोड़ी इस बात को चर्चा हम लोगों ने की थी कि सामान्य रूप से संबंध में क्या क्या चूक होती है। तो संबंध की सबसे बेसिक चूक जो 0 नंबर की है वो तो यही है कि समस्या जब कभी होती भी है ना, तो हम सोचते हैं इसको ठीक करने का शुरुआत अगला करें। ज़रूरत हमको दिखाई दे रही है संबंध को ठीक करने की, तो शुरू हम कर पाएंगे कि अगला कर पाएगा? अगर ज़रूरत हमको दिखाई दे रही है तो शुरू करने का काम हम ही कर सकते हैं ना। आपको ज़रूरत ही नहीं लग रही है, आप कैसे उस काम को करेंगे? और हम अगर उस अप्रोच को शुरू करने का काम करते हैं तो फिर हम दूसरे से भी अपेक्षा रख सकते हैं। हम खुद ही वो काम नहीं करते हों और आपसे अपेक्षा रखें कि आप हमारे साथ वैसा ठीक करेंगे, ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं पाता ना। तो उस तरह से हम लोगों ने देखा था कि पहली ज़रूरत तो ये है कि संबंध में जिम्मेदारी के भाव से हम जीने का काम शुरू करते हैं तो दूसरों से भी ठीक जीने की अपेक्षा की जा सकती है। 0 नंबर का स्टेप तो यही है। खुद ठीक जिए बिना सिर्फ दूसरों से अपेक्षा रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं। और उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि एक संबंध की बड़ी चूक ये होती है कि हम सुविधा के रूप में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और ये मान लेते हैं कि हम तो संबंध निर्वाह बड़े ठीक से कर रहे हैं। हमको ये नहीं दिखता है कि सुविधा में सारा ध्यान रखने के बावजूद भी सम्मान की जगह पर, स्नेह की जगह पर हम चूक करते रहते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे को अपमान, विरोध, नीचा दिखाना ये जाता रहता है हमारी तरफ से। तो उससे जो अगला घायल होता है वो हमारे सुविधा में किए हुए सारे चीज़ों पर पानी फेर देता। पानी फेरना जानते? हिंदी में कहते किसी चीज़ को बेकार कर देना, व्यर्थ हो जाना, निरर्थक हो जाना। हमारा सारा सुविधा में किया हुआ प्रयास व्यर्थ हो जाता है अगर संबंध में भाव को ठीक रखने का काम हमने नहीं किया है तो। दूसरी बात हमने ये की थी कि इन भावों पर हमारा ध्यान जाता भी है तो ध्यान चूंकि हमारा बाहर बना रहता है, इसीलिए हम इन भावों की दूसरों से अपेक्षा रखने पर प्रधानता से ध्यान दिए होते हैं, न कि अपनी तरफ से इन भावों का निर्वाह करने पर। तो दूसरे हमारे साथ इन भावों से जी रहे हैं कि नहीं, इसको हम बढ़िया माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे होते हैं और थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाए तुरंत दिखाई दे देता है। और इसका पहचान दिखेगा आपको। सामने वाला वही गलती आपके साथ सालों से कर रहा हो, उसको पता नहीं चलता है। एक दिन आप पलट के उसी भाषा में उसको जवाब दे दीजिए, बस देखिए तुरंत कहेगा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये हमारे साथ। खुद वही गलती सालों भर से किए जा रहा है, नहीं पता चलता है। एक दिन पलट के आप उसी तरीके से उसको जवाब भर दे दीजिए, तुरंत नोट हो जाता है। इसका मतलब हमारे ऊपर तो उसका ध्यान है, अपने ऊपर नहीं है। तो संबंध में ये दूसरी चूक हमारी ये होती है कि हम बाहर ही ध्यान दिए होते हैं तो दूसरों से ही इन भावों की अपेक्षा करते रहते हैं, खुद निर्वाह करने पर ध्यान देने के बदले। तीसरी चूक हमारी ये होती है कि जब हम दूसरे पर ध्यान दे भी रहे हैं ना, तो उसकी अच्छाइयों को, उसके ठीक वाले भाग को जो उसने ठीक किया है हमारे साथ, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, इतना तो इसको करना ही चाहिए, ये नहीं भी करता तो क्या हो जाता है, ये कौन सी खास बात है। इन सारे तरीके से हम उसको साइड कर देते हैं और जो जो आप हमारे साथ ठीक नहीं किए होते हैं वो सबको बढ़िया नोट करके रखते हैं और मौका पड़ने पे ठीक से सुनाते हैं। अपने लिए जब देखेंगे तो हम इसी काम को उल्टा करते हैं। जो कुछ भी हमने आपके साथ ठीक किया है, अच्छा किया है, वो सबको रिकॉग्नाइज करके नोट करके रखते हैं
और जो कुछ भी हम किसी कारण से ठीक नहीं कर पाए, वो सब के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होता है, एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है, एक तर्क होता है कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। तो इस विधि से जीते हुए हमारे पास दो लिस्ट होती है, एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया है, दूसरा जो आपने मेरे साथ खराब किया है। और आपके पास भी दो लिस्ट होती है, एक जो आपने मेरे साथ अच्छा किया है, दूसरा जो मैंने आपके साथ खराब किया है। इन चार लिस्टों के साथ कोई भी दो आदमी बैठेगा तो झगड़ा तो होगा ही। और जैसे ही झगड़ा शुरू होता है, हम इस दो में से कोई एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। या तो मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए इतने वर्षों में, ये बताना शुरू करते हैं, या तुमने क्या क्या खराब करके मेरी ज़िंदगी नरक बनाई है इतने वर्षों में, ये बताना शुरू करते हैं। ये दो में से कोई एक लिस्ट हम पढ़ रहे होते हैं, वही अब अगला भी अपनी दो लिस्ट में से कोई एक पढ़ रहा होता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं। आप कभी टीवी पे बहस को देखिए, आज कहीं दंगा हो जाए, ठीक, और चर्चा शुरू होगी कि भाई आपके शासनकाल में दंगा क्यों हो रहा है, वो इस पर जवाब नहीं देगा। वो कहेगा 1984 याद है जब तुमने दंगा करवाया था, तब किसकी सरकार थी, तब तुमने क्या किया था। ये जो सारा जवाब देने का डिजाइन होता है ना, वो टेंजेंशियल डिजाइन होता है। बाहर से देखने में लगता है कि बड़े तर्कसंगत ढंग से चर्चा हो रही, पर सारे तर्कों का एक ही निष्कर्ष होता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। संसार के, मैं हर बार कहता हूँ, संसार के सभी तर्कों का जब ये आर्गुमेंट कर रहे होते लोग ना, सारे आर्गुमेंट का एक ही निष्कर्ष होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। इससे ज़्यादा कुछ होता है? जहाँ हमारा तर्क कम पड़ने लगता है ना, वहाँ मास्टर तर्क होता है। भले तुम बात में हमको चुप कर दो, लेकिन बात तो मेरी ठीक है। भैया जी पीछे, यहाँ अभी कभी कभी क्या होता है जी जी कि कोई बात चल रही है, ठीक है, बातों बातों में झगड़ा हो गया, सामने वाले को पता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने बोल दिया है, फिर जब जस्टिफिकेशन आता है तो ये बोलते हैं कि गुस्से में निकल गया जो भी था वो। तो कभी कभी ये भी चीज़ें होती रहती है कि सामने वाले को पता तो होता है कि मैंने गलत कर दिया, तो कभी गुस्से के बहा में भी निकल जाता है। वही, जब अपने लिए ये बात दिखती है कि गुस्से में निकल गया, तो दूसरे के लिए भी ये बात दिखने की ज़रूरत है कि उससे भी गुस्से में निकल जाता है। उसको गांठ बांध के तो नहीं रखें कि तुम हमारे लिए ऐसा सोचते हो। पैमाना एक ही रखें ना दोनों जगह। अपने लिए तो ये पैमाना है कि गुस्से में निकल गया, निकल गया मतलब मैं कहना नहीं चाहता था, हो गया। दूसरे के लिए पैमाना है, तुम तो जानबूझ के परेशान करते रहते हो, तुम तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो, तुम तो ऐसे ही हो, और हमको लगता है हम तो ठीक बात कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सर जी सर, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम गलती करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता, सामने वाले को वो दिखाई देता है तो वो हमें बताता है, ध्यानाकर्षण करता है हमारा, तो वो भी तो अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल अच्छी बात है, बशर्ते उसका तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब कहने का। अगर ठीक बात को ठीक तरीके से आप कहेंगे तो अगले तक पहुंचेगी। बात ठीक नहीं हो या तरीका ठीक नहीं हो तो नहीं पहुंचेगी। तो नहीं कहें दूसरे को, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर दूसरे को कुछ कहने जाएंगे तो उसकी, मैं बार बार कहता हूँ कि 30 दिन में 29 दिन आप बढ़िया खाना बना के खिलाइए, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाए, हम शिकायत करना नहीं भूलते। और शिकायत में भी ये नहीं कहते हैं कि कल से दाल में थोड़ी नमक कम कर देना, आज तेज है। हम कहते हैं दिन भर में 3 काम तुमको करना होता है, वो भी करने की तमीज़ नहीं रह गई है, कहाँ ध्यान रहता है। हम शुरू यहाँ से करते हैं, 10 साल से खाना बनाने का काम कर रहे हो, अभी तक नहीं आया है, कब सीखोगे? आप देखिए कि ये वाक्य सुनने के बाद अगला हमसे जुड़ाव महसूस करेगा कि हमसे दूरी महसूस करेगा।
सुन के उसको आगे खाना अच्छे से बना के खिलाने का मन करेगा या आहत होगा, वो परेशान होगा। हमको ये दिखना ज़रूरी है कि जिस तरीके से अभी हम अप्रोच करने जाते हैं किसी को, वो तरीका ठीक होता है कि नहीं। तो नहीं कहें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे? जो उसका ठीक वाला भाग है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, उसको वैल्यू देंगे कि नहीं, उसको एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, या सिर्फ कमियों की लिस्ट लेके घूमेंगे? माइक माइक दे दीजिए पास में, कहाँ है इधर का? यही वाक्य जो अभी तन्वी बहन ने बताया है उसके बारे में एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई हम उम्र हो या छोटा हो या हमारे से कुछ थोड़ा बड़ा हो तो इस बात का बैठकर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वडील हो हमारे से, अगर इस बात को हम बताते हैं, शायद इतने फ्री हो जाए कि हम बोल सके कि भाई हम 99 काम अच्छे करते हैं, एक गलती हो जाती है, वही क्यों दिखती है। तो लगभग ऐसा सुनने मिलता है कि ये तो संसार का नियम है। तो ये संसार के नियम किसने बनाए हैं? ऐसा सुनने मिलता है। ठीक बात है। हाँ, तो ऐसे नियम, मतलब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसे नियम है संसार के। हमारा तो एक ही प्रश्न है कि वो जो नियम हमने बना लिया है उसके आधार पर जीते हुए आराम में है कि परेशान है? परेशानियाँ ही है। तो फिर समझना चाहिए ना कि जब हम परेशान हो रहे हैं उस रास्ते पर चल के, तो वो नियम है कि किसी उल्टे सीधे सिद्धांतों को हमने नियम मान लिया है। वो वास्तव में नियम है। भैया जी, वो अगर ध्यान जाता है ना तो भी, मतलब कुछ एज ऐसी होती है, क्या पता कल हम भी 70s 80s में जाके नेक्स्ट जनरेशन से कैसे बिहेव करेंगे, वी डोंट नो। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि ऐसे नियम है और ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे भी सुनने मिलता है, लगभग बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसे नियम कहाँ बनाए गए हैं। कल हम लंच के बाद इस पर बात करेंगे कि ऐसी भाषा में भी कोई बात कर रहा हो तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, कैसे उस चर्चा को, डायलॉग को इनिशिएट किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है और बात की जा सकती है। एक बार थोड़ा भाव पर बात हो जाए तो उसके बैकग्राउंड में हम उस पर भी बात करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हो सकता है कि नहीं, देखेंगे कि हो सकता है कि नहीं। करना है। मैं तो मानता हूँ सारे ज्ञान का प्रमाण यही है कि हमारी आज की ज़िंदगी में उसके आधार पर बदलाव हो जाए। अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होता है तो ये सारे को लेके क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? तो हम एक एक करके भी देखते हैं, इन भावों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना उसमें आगे बढ़ने के काम को हम समय के साथ कर पाते हैं। तो एक एक भाव को शुरू करते हैं। विश्वास के भाव पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। विश्वास या ट्रस्ट का मतलब देखेंगे ना, तो उसका मतलब है आश्वस्त होना। किस बात की आश्वस्ति चाहिए हमको? तो हमको अपनी ज़िंदगी में ये दिखाई देता है कि अपने में निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। ये हमको अपने गोल के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। तो दूसरा हमारे सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी है। इस बात को जब हम देख पाते हैं तो हमको दूसरे के ऊपर आश्वस्ति होती है, भरोसा बनता है, विश्वास बनता है। जब कभी भी हमको ये लगता है कि दूसरा हमारी सुख समृद्धि में बाधा डालने वाला है, समस्या डालने वाला है, हमको सुखी करने के बदले दुखी करने वाला है, हमको समृद्ध करने के बदले दरिद्र करने वाला है, हमको उसके ऊपर अविश्वास होता है, शंका होती है, हमारा भरोसा हटता है। तो पहली चीज़ तो यही देखिए कि विश्वास का ये डेफिनीशन, विश्वास की ये परिभाषा आपको अपने लिए ठीक लगती है कि नहीं लगती?
कि ये जो मेरी मूलभूत कामना है कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के साथ जीने की, सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीने की, ये जो मेरी मूलभूत कामना है, ये कामना पूरा होने में अगला अगर हमको सहयोगी दिखाई देता है तो उसके प्रति विश्वास का भाव होता है। अगर हमको किसी भी तरह से ये लगता है कि अगला हमको दुखी करना चाहता है, अगला हमको दरिद्र बनाना चाहता है, अगला हमको परेशान करना चाहता है, तो उसके प्रति एक अविश्वास शुरू हो जाता है, एक शंका शुरू हो जाती है। विश्वास की ये परिभाषा आपको अपने लिए ठीक लगती है कि नहीं? बताइए। वहाँ माइक दे दीजिएगा, सुन लेते हैं। व्याख्या या डेफिनेशन के तौर पे तो बहुत ठीक है, सटीक है। ऐसा आदमी लेकिन क्या है? लेकिन ऐसे आदमी मिलना मुश्किल है जो सहयोग करे। ऑपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। टांग खिंचाई करते हैं, खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आप ऊपर चढ़ो तो आपको पीछे से धक्का नहीं देंगे, खींच लेंगे पीछे, आगे नहीं बढ़ाएंगे जी। तो सहयोग मिलना मुश्किल है। कोऑपरेशन वही अभी तो देखिए, पहले हम इस पर बात करना चाहेंगे कि हम दूसरों के लिए सहयोगी हैं कि नहीं है। फिर इसको भी देखेंगे कि दूसरा सहयोगी है कि नहीं है तो कैसे हो सकता है, उस उपाय को हम देखेंगे। पर बार बार यही बात है कि परस्पर सहयोगी होना है जी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है। और दोनों सहयोगी नहीं हैं एक दूसरे के, तो शुरू कहाँ से करना है? हमसे खुद से। वो इतनी ही बात है। गुजराती में कहावत है कि आप मुआ विना स्वर्ग न जवाए। यू कांट रीच हेवन विदाउट योर ओन डेथ। ठीक बात है। हिंदी में भी कहते हैं बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता। तो एक बार ये डेफिनेशन विश्वास का समझ में आता है ना, तो परस्परता में एक दूसरे के प्रति विश्वास को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करने के काम को कर लेते हैं। हमारा ये पीपीटी नहीं चलेगा? वो नहीं, वो दे दो ना पॉइंटर। अच्छा, ये तो पीडीएफ होगा ना? हाँ, पीपीटी ओपन कर दो ना अगर हो जाए तो। क्या इसमें तो सारे आंसर पड़े होंगे ऊपर से ही। यार रहने दो, चलो हम काम चला लेते हैं इसी से चला लेंगे। छोड़ दो जरूरत नहीं है जी। अगर दो व्यक्तियों के बीच में संबंध ठीक करना हो, दोनों के बीच में बातें होनी चाहिए, मतलब बराबर संवाद होना चाहिए ना? जी। अगर एक संवाद करे, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, सुने ही नहीं बात, तो वो दोनों के बीच में संबंध कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका एकदम सिंपल मतलब है कि हम उस तरीके से बात करने जा रहे हैं कि वो सुनते ही आहत हो जाता है। नहीं, चलो आहत नहीं करें, ऐसी बात हम करें सिंपल से, सरल से। तो देखिए, आप ही अपने से पहले ये सवाल पूछ के देखिए कि कोई स्नेह और मैत्री के साथ आपसे बात करने आए तो आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे। इसका मतलब अगला अगर नहीं चाह रहा है तो किसी जगह पर उसको कोई भय है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है। शायद हम पुराने समयों में बीसियों कंप्लेन लेके गए हैं और आज जब बैठते हैं तो उसको लगता है ये फिर से कंप्लेन का लिस्ट लेके आ गया या आ गई। इस शंका के कारण अगला बात करने से घबराता है। तो फिर वो कैसे दूर कर सकते हैं? चलो वही आते न एक स्टेप पर। क्या होता है, हम सारा कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि दूसरे को कैसे ठीक करना है। उस पर हम बात तो करेंगे लेकिन वहाँ से शुरू नहीं कर सकते जी। शुरू तो यहाँ से करने की ज़रूरत है कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अन्यथा क्या है कि देखिए, पूरे संसार में हो सकता है जिनके लिए आप सोचते हैं ना कि उनसे बात करें,
उनके पूछने जाएंगे ना तो कहेंगे ये बात करने लायक ही नहीं है। ठीक है, उसका निष्कर्ष तो यहाँ निकला होगा कि ये तो बात करने लायक ही नहीं है, इसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। और फिर एक लिस्ट गिनाना शुरू कर देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या तुमने हमारे साथ ठीक नहीं की। और हर आदमी को अपनी बात बड़ी तर्कसंगत ही लगती है, अपनी बात बड़ी तर्कसंगत ही लगती है, और कुछ नहीं होता। वो सारे हम जो सुन रहे होते हैं ना दूसरे को, आता हूँ विश्वास पर उसके पहले बता देता हूँ, हम जो सुन भी रहे होते हैं ना एक दूसरे को ज़्यादातर समय, वो इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझना है। वो सुन इसलिए रहे होते हैं कि उसमें कमी कहाँ कहाँ दिखाई देगी और कैसे ठीक से उसको काट के जवाब देना है। हमको लगता है हम बड़ा बात कर रहे हैं, पूरा बात करने का डिज़ाइन इतना ही होता है कि हम ठीक हैं उसको बताते रहते हैं, तुम गलत हो उसको बताते रहते हैं, और अगला भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। इस सिद्धांत से कितना भी बात कर लेना, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। वो इन तर्कों के बारे में हमारे यहाँ एक कहानी कहते रहते बार बार कि किसी टीचर ने, एंड नो ऑफेंस टू एनी टीचर प्लीज़, कि किसी टीचर ने बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि आसमान में एक हवाई जहाज़ जो है, ठीक, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है, ठीक, और सड़क पर एक कार जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है, तो मेरी उम्र कितनी? ठीक है, नहीं पता चल रहा ना। ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चल रहा था। एक बच्चे ने पीछे से हाथ खड़ा करके उठाया और कहा सर 44 ईयर्स, 44 साल। ठीक है, लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वह कैसे ठीक बता दिया। तो उससे पूछा बच्चे से कि कैसे पता चला तुमको कि 44 साल उम्र है? उसने कहा सर मेरे सामने एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, हमारा बड़ा भाई लगेगा रिलेशन में, उसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है। तो 44 साल की उम्र का मतलब पूरा पागल है। सर मैं उल्टा सोच रहा था, वो बताएगा 44 साल, क्योंकि मेरे सामने रहता है वो पूरा पागल है, उसकी उम्र 28 साल है, तुम आधे पागल हो। लेकिन तो आप ये सोचते हैं कि आधा पागल में ही आदमी इतना सवाल पूछेगा है? पूरे पागल होने की और संभावना है। तो अभी बहुत बार जो ये सारे तर्क होते रहते हैं ना, वो दिखाई देता है कि हम अपनी अपनी बात कहे जा रहे होते हैं, दूसरे की कुछ सुन भी नहीं रहे होते हैं। चुप होते हैं तो सिर्फ इसलिए कि अपना मौका ढूंढते हैं कि कब उस बीच में से बोलना शुरू करना है। वो एक पुरानी कहानी कहते हैं कि एक आदमी एक जेल में गया, 2 प्रोफेसर वहाँ जो है, जेल नहीं पागल खाने में गया, 2 प्रोफेसर वहाँ अलग अलग बैठे थे, एक इकोनॉमिक्स के होंगे एक फिजिक्स के होंगे। तो उसने देखा कि ये दोनों बढ़िया टेबल लगा के बैठे हुए हैं, एकदम चर्चा कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की तरह बैठ करके। एक किसी और टॉपिक पर बोल रहा है, दूसरा किसी और टॉपिक पे बोल रहा है, तीसरा किसी और पे बोल रहा है, चौथा फिर किसी और पे बोल रहा है। वो दोनों अपने अपने टॉपिक पे बोले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब एक बोलता था दूसरा चुप रहता था, फिर जब दूसरा बोलता था तो पहला चुप रहता था। इसने कहा जाके कि जब आप लोगों को अपनी अपनी बात ही कहनी है तो आप लोग चुप क्यों रहते हैं इस तरह से? चुप तो आदमी तब रहता है ना जब दूसरे की बात सुननी हो और कुछ कहना हो। आपको तो अपनी ही कथा कहनी है, इनको भी अपना कहना है, तो आप लोग चुप क्यों रहते हो? तो उसने कहा मैं पागल थोड़ी हूँ, हमको इतना समझ तो है कि दूसरा बोल रहा है तो हमको चुप रहना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर समय स्थिति ऐसी ही हो गई है कि हम चुप हैं सिर्फ इसलिए कि अगले की बात को सुन के उसको काटना है, या जब हमको अपनी बात कहनी है तो वो चुप होकर के सुन सके। ज़्यादातर समय हमारे तर्कों की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी गलती है तो हम जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं उसके लिए, और दूसरे की गलती है तो सब तरह से ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि तुम तो नालायक हो। जो दीदी बात कह रही थी ना, हमसे मुंह से कुछ निकलता है तो कहते हैं गुस्से में गलती से निकल गया,
जब अगला वही बात कहता है ना, कहते हैं तुम्हारे मन में यही दबा हुआ था, अच्छा हुआ बाहर निकल आया और हमको पता चल गया। जी कुछ कह रहे हैं आप? तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये तर्क जब हम करने जा रहे हैं तो हमारे और आपके लिए पैमाना, पैरामीटर और स्केल एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अपने लिए कोई एक स्केल, दूसरे के लिए दूसरा स्केल, पूरी ज़िंदगी भी बात करेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा क्या? तो विश्वास के बारे में देखेंगे ना, तो ये 4 प्रश्न, टोटल 8 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। 4 प्रश्न इस बात को लेकर के है कि हमारा सहज रूप में हमको क्या स्वीकार होता है और अगले को क्या स्वीकार होता है, और 4 प्रश्न इस बात में है कि हमारे करने की हालत आज के दिन क्या है और अगले के करने की हालत क्या है। तो ये 4 प्रश्न हम शुरू करते एक एक करके। पहला प्रश्न ये है अपनी सहज स्वीकृति के बारे में कि आप अपने से पूछ करके देखें। ये तो इसका पीपीटी ऐसा है कि सारे उस पर आंसर पड़े हुए हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यूजुअली ये आंसर रखते नहीं हैं, आ ही जाता है ऑडियंस से। आप अपने से सवाल पूछ के देखिए कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ कि दुखी करना चाहता हूँ? सुखी करना चाहता हूँ। स्वयं में सुखी रहते हुए मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करने में सहयोग करना चाहता हूँ या दूसरों के लिए समस्या पैदा करना चाहता हूँ? हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है? सुखी करना। उत्तर बहुत साफ है ना, उत्तर बहुत साफ है कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ निरंतर, और सुखी रहते हुए मेरी मूल चाहना यही है कि मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करूँ। इनफैक्ट यही मूल चाहना है जिसके कारण जब कभी भी हमसे गलती होती है ना, तो हम दसियों तर्क ले आते हैं कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। करना पड़ा का मतलब ही यही है, मैं करना नहीं चाहता था। यही सवाल को जब दूसरे के लिए पूछेंगे ना कि दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं, उत्तर साफ है, करना चाहता है। ये जो आखिरी प्रश्न है ना कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। कहीं भी आदमी के साथ जाकर के प्रश्न पूछिए, उत्तर यही आता है, उत्तर यही आता है। इसीलिए हम लोग उसका पहले से पीपीटी बना के रख दिए हैं कि उत्तर यही आना है। चाहने के बारे में देखेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे तो ये उत्तर दिखा। अब योग्यता के बारे में देखिए, मैं चाहता तो हूँ स्वयं को निरंतर सुखी करना, क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ या कभी सुखी करता हूँ कभी दुखी भी कर देता हूँ? उत्तर साफ है। ऐसे ही देखिए, क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ। करते तो शिकायत नहीं होती दूसरे को। दूसरे की भी स्थिति देखेंगे कि दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है क्या, तो दिखता है नहीं कर पाता है। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है क्या, 2 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पहले से। ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आप किसी भी सेशन में देखेंगे ना तो दिखाई देता है। ऊपर के 4 प्रश्न सहज स्वीकृति के बारे में है, मूल रूप में हम चाहते क्या हैं उसके बारे में है। नीचे का 4 प्रश्न करने की हालत क्या है हमारी और अगले की, उसके बारे में। लेफ्ट हैंड के ये 4 प्रश्न अपने बारे में है, राइट हैंड के ये 4 प्रश्न सामने वाले के बारे में। अब इतने उत्तर की थोड़ी एनालिसिस करके देख लेते हैं कि समस्या क्या होती है सामान्यतः दूसरे पर ट्रस्ट होने में। लास्ट प्रश्न है जी का जी है जी तो उसके लिए मुझे पिन की एक पंक्ति याद आती है, कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता है, कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता है मैं सुखी कर पाऊँ।
मेरे दिल में भी आना चाहिए। जी। तो इतने के साथ देखेंगे ना, इन आंसर्स को अब देखेंगे कि स्थिति क्या दिखती है। तो ये दिखता है कि जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं तो गलती करना नहीं चाहता हूँ, गलती हमसे गलती से हो जाती है। तो गलती हमसे गलती से हो जाती है, करना तो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी चाहना तो एकदम साफ है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं अगले को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक अच्छा मानव हूँ। अपने को जब हम देखते हैं ना तो हम यहाँ से देखते हैं। दूसरे को जब हम देखने जाते हैं ना तो यहाँ से उसको देखते हैं कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पाता है, ठीक, इसलिए दूसरा बेकार आदमी है। अपने को जब देखते हैं ना तो यहाँ से देखते हैं कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ। दूसरे को जब देखते हैं ना तो उसके करने को यहाँ देखते हैं कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पाता है, इसलिए दूसरा बेकार आदमी है। हम इतने पे ही नहीं रुकते हैं। दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा है, इसको देखने के आधार पर हम दूसरे के चाहने के ऊपर भी यहाँ क्वेश्चन मार्क ले आते हैं कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं करना चाहता है। तो हमसे जब गलती होती है तो गलती से गलती होती है। दूसरा जब गलती करता है तो जानबूझ करके गलती करता है। इस रूप में उसकी चाहना के ऊपर भी हम शंका ले आते हैं, क्वेश्चन मार्क ले आते हैं। तो ये 4B का क्वेश्चन मार्क 2B पे ट्रांसफर हो जाता है। जबकि वस्तु स्थिति में अगर करने की हालत देखेंगे तो अपने करने में भी ये दिखाई देता है कि मैं स्वयं को भी निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूँ, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन स्वयं को निरंतर सुखी नहीं कर पाने के बावजूद हमको शंका नहीं होती है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। मैं दूसरे को निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूँ, उसके बावजूद भी हमको इस बात पर शंका नहीं होती कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता। अपने लिए देखेंगे तो इंटेंशन और कंपिटेंस, चाहना और योग्यता, दोनों को अलग अलग करके देखने का काम हम करते हैं। और योग्यता में कमी होने के बावजूद भी उसको हम चाहने के ऊपर शंका पर नहीं ले जाते। जबकि दूसरे को जब हम देखने जाते हैं तो उसकी योग्यता में कमी को देख करके उसकी चाहना के ऊपर शंका कर लेते हैं कि दूसरा हमको सुखी करना नहीं चाहता है। हम लोग बार बार इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हिंदी का एकदम सिंपल उदाहरण देते रहते कि अपने हाथ से कांच का ग्लास गिर करके टूट जाए तो क्या कहते हैं? गिर गया, टूट गया, और कहेंगे तो गलती से गिर गया, फिसल गया, फिसल गया। दूसरे के हाथ से जब वही कांच का ग्लास गिर करके टूटता है तो क्या कहते हैं? गिरा दिया, तोड़ दिया। और आगे बताएंगे तो ध्यान नहीं रखते हो। ये दोनों भाषा का अंतर पकड़ पाते हैं? गिर गया और गिरा दिया में क्या अंतर है? गिरा दिया का मतलब जानबूझ करके कर रहे हो, गिर गया का मतलब गलती से हो गई। टूट गया और तोड़ दिया का भी यही अंतर है। टूट गया का मतलब है मैं तोड़ना नहीं चाहता था, गलती से हो गया। तोड़ दिया का मतलब है तुम्हारा तो इंटेंशन ही ठीक नहीं है, तुम तो तोड़ना ही चाहते हो। हम लोग बार बार कहते हैं कि एक बच्चा जब खुद क्लास में लेट आता ना तो कहता है आज देर हो गई, ठीक, देर हो गई। जब दूसरा लेट आता है तो कहते हैं देर से आता है, ठीक।
हम सप्ताह में 3 दिन लेट आए ना, 6 दिन की क्लास में हम 3 दिन लेट आए तो हम कहते हैं हमसे कभी कभी देर हो जाती है, ठीक। अगला जब वही 6 दिन में 3 दिन लेट आता है ना, कहते हैं नालायक रोज लेट आता है। ये दिखना जरूरी है कि हम जब अपने को देखते हैं ना, यहाँ खड़े होके देखते हैं, इंटेंशन की जगह पर, चाहना की जगह पर अपने को देखते हैं कि मैं तो स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, इस रूप में मैं अच्छा आदमी हूँ। और यहाँ जो योग्यता की जगह पर गलती हो रही है, ये गलती हमसे गलती से हो जाती है, हम करना चाहते नहीं हैं। तो अपने को देख रहे हैं तो मुख्य रूप से ध्यान अपने इंटेंशन पर है, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पर है, अपनी मूल चाहना पर है कि मैं चाहता तो हूँ खुद सुखी होना, दूसरे को सुखी करना। गलती जो हमसे हो रही है, गलती जो हमसे हो रही है वो अनजाने में हो रही है। मैं चाहता तो नहीं था गलती करना, गलती हो जाती है। अपने को देखते हैं तो यहाँ खड़े रह के इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। ऊपर 1A 2A पर टिक मार्क को देख करके हम अपने को अच्छा मान लेते हैं और दूसरे को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरे को देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर उसकी योग्यता को हम प्रधानता से देखते हैं और दूसरा मुझे सुखी नहीं कर पा रहा है, इस बात को देखने के आधार पर उसकी चाहने के ऊपर भी शंका कर लेते हैं कि दूसरा हमको सुखी नहीं करना चाहता है। जैसे ही ये 4B का क्वेश्चन मार्क 2B पर उठ करके आता है, दूसरे आदमी के इंटेंशन के ऊपर ही हमको डाउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके इंटेंशन के ऊपर ही अगर हमको डाउट होना शुरू हो जाए ना, फिर हमारी आपकी कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो भी बात कहोगे उसको हम शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। मैं जो भी बात कहूँगा उसको आप शंका की दृष्टि से ही देखोगे। आगे हमारी और आपकी बात ही कैसे हो सकती है? तो ये ट्रस्ट ऑन इंटेंशन जो हमारा दूसरे के ऊपर ख़त्म हो जाता है, उसकी योग्यता को देख करके उसके चाहने के ऊपर जो शंका शुरू हो जाती है हमारी, वो मूल प्रॉब्लम है विश्वास के स्थिर होने में। मज़े की बात है कि हम सब बैठे हुए लोगों को देखेंगे ना, तो यहाँ 1A 2A पर अपने लिए डाउट नहीं होता है। मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, इस पर हमको डाउट नहीं होता है। लेकिन दूसरे के लिए जब वही सवाल पूछने जाते हैं तो दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, इस बात पर हमको डाउट शुरू हो जाता है। जबकि ये दूसरा आदमी है कौन? मेरे लिए आप सब दूसरे कि नहीं? आपके लिए आपको छोड़ करके यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति दूसरा है। मेरे लिए देखेंगे तो मुझे छोड़ करके यहाँ बैठा हुआ हर आदमी दूसरा है। तो मेरे लिए आप दूसरे हैं, आपके लिए मैं दूसरा हूँ। मुझे अपने चाहने के ऊपर शंका नहीं है, आपको अपने चाहने के ऊपर शंका नहीं है। मुझे आपके चाहने के ऊपर शंका है, आपको मेरे चाहने के ऊपर शंका है। अगर स्थिति देखेंगे तो स्थिति ऐसी दिखाई देती कि हमको अपनी मूल चाहना के ऊपर शंका नहीं है। हमको अपने लिए ये बात बहुत साफ दिखती है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छा मानव हूँ। और जो हमसे गलती हो जाती है, स्वयं को दुखी कर देता हूँ या दूसरे को दुखी कर देता हूँ, वो बाध्यता बस मजबूरन अनजाने में कर देता हूँ। तो कोई गुस्सा कर रहा हो, आप पूछिए तुमने गुस्सा क्यों किया, कहेगा तुमने गाली क्यों दी थी कल हमको। ये सारे तर्क ये बताते हैं कि मैं तुमको ऊपर गुस्सा करना तो नहीं चाहता था, तुम हमको बाध्य कर देते हो गाली देके, मजबूर कर देते हो गाली देके, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है।
तो अपने को देखते हैं तो यहाँ फोकस होके देखते हैं इंटेंशन की जगह पर, और कंपिटेंस में कमी को जस्टिफाई कर लेते हैं। दूसरे को देखते हैं तो यहाँ फोकस करके देखते हैं कंपिटेंस की जगह पर, और कंपिटेंस की कमी को इंटेंशन पर जाके सुपर इम्पोज कर देते हैं, डाल देते हैं। अगर इंटेंशन और कंपिटेंस को अलग अलग देखेंगे अपने में भी, तो ये दिखाई देगा कि कंपिटेंस की लेवल पर कमी तो हम में भी है। मैं स्वयं को ही निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद भी दूसरे को निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा हूँ, चाहना होने के बावजूद भी। एक बार अपने में ये चाहना और योग्यता दोनों का अंतर जब अलग अलग दिखाई देता है, तो दूसरे की भी चाहना और योग्यता को अलग अलग करके देखा जा सकता है। फिर दूसरे की योग्यता में होने वाली कमी को हम दूसरे की चाहना के ऊपर नहीं डाल देते। दूसरे की चाहना के ऊपर जैसे ही हम इस योग्यता में कमी को डाल देते हैं, तो हमारा दूसरे के चाहने के ऊपर ही शंका शुरू हो जाता है, और वो मिसट्रस्ट ऑन इंटेंशन, मूल चाहना के ऊपर ही अगर शंका शुरू हो गई, अविश्वास शुरू हो गया, तो आगे कोई भी सार्थक चर्चा हमारी आपकी नहीं हो सकती। इसलिए ये विश्वास बिल्कुल आधार मूल्य है, बेसिक वैल्यू है, फाउंडेशन वैल्यू है हमारे आपके साथ में खड़ा होने का। जिस आधार पर हम खड़े हैं, अगर वो आधार ही हिलना शुरू हो जाए, शेकी हो जाए, ठीक है, तो हम स्थिर रहेंगे कि हम भी हिल जाएंगे? हम भी हिल जाएंगे। दिखाई देता ना, जब भूकंप आ गया हो, धरती हिल रही हो, तो हम खड़े नहीं रह सकते, हम भी हिल ही जाते। तो विश्वास को, ट्रस्ट को फाउंडेशन वैल्यू के रूप में पहचाना है, आधार मूल्य के रूप में पहचाना है कि दूसरे की मूल चाहना के ऊपर हमारा भरोसा बना रहता है अगर हम चाहना और योग्यता दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। ये दोनों को मिक्स जैसे ही करने जाते हैं, तो दूसरे की योग्यता में कमी को हम उसके चाहने के ऊपर उठा के डाल देते हैं। तो अपने हाथ से ग्लास गिरता है तो गिर गया, टूट गया, गलती से गलती हो गई। दूसरे के हाथ से जब वही ग्लास गिरता है तो गिरा दिया, तोड़ दिया, जानबूझ के गलती करना चाहता है, तुम्हारा तो इरादा ही हमको परेशान करने का है। ये जो यहाँ 4B की गलती को उठा करके हम 2B पर लेके चले जाते हैं और इंटेंशन के ऊपर ही हम डाउट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है। माइक माइक ये टेंडेंसी है कि दूसरे की जो गलती है, छोटी सी गलती हम माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं और हमारी बड़ी गलती को हम इग्नोर करते हैं। इसलिए संस्कृत में सुभाषित है कि खलस सरसप मात्राणी परच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यनपि न पश्यति। इसका गुजराती अनुवाद ऐसा है कि राई जेवा परिच्छिद्रो दुर्जनो बहुए जुए, आत्मछिद्रो बिला जेवा, तरबूज की तरह बड़े हैं, जुए तो है नहीं जुए, देखने के बाद भी दिखाई नहीं देते। इतनी बड़ी गलती है तो गलती हो गई, उसकी छोटी गलती तरबूज के जितनी बड़ी है। धन्यवाद। है ना। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि दूसरे की कमी को देखने का डिजाइन हमारा अभी ऐसा हो गया है कि उसमें दसियों अच्छाइयाँ हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता है। एक कमी कहीं हो ना, हमारी आँख वहाँ अटक जाती है। एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, खास करके हम टीचर लोगों के साथ ये और ज़्यादा होता है कि इतना परफेक्शन पे हमारा ध्यान होता है ना, करें बुरा नहीं है वो, लेकिन मुद्दा ये है कि वो 10 में से 9 जो अच्छाइयाँ हैं उसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो उस बच्चे को या उस अगले को उत्साह और प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा काम करने का। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर सारी अच्छाइयों को छोड़ के आप कमियाँ ही देखने का काम कर रहे हैं ना, तो हमारा देखने का नज़रिया उस मक्खी के जैसा हो गया है जिसको पूरा स्वस्थ शरीर दिखाई नहीं देता।
लेकिन शरीर के किसी हिस्से में एक घाव हो जाए, एक फोड़ा हो जाए, एक फुंसी हो जाए, वो दिखाई दे देता है, उससे बचाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कहीं भी एक फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, घाव हो जाए ना, वो मक्खियाँ उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती। पूरा स्वस्थ शरीर नहीं दिखाई देता, लेकिन वो फोड़ा, वो फुंसी, वो घाव, वो तुरंत दिखाई दे देता है। सर इससे उल्टा भी होता है कि एक कौवा है, वो कौवा पनिहारी पानी भर के जा रही है, पास में तालाब है, तो संपूर्ण भी तड़ागे काकह कुंभोदकम पीती, वो तालाब से पानी नहीं पिएगा, जो पनिहारी पानी लेके जा रही है, अच्छा पानी करके उसमें मारेगा। माइक काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। ऐसे बोलिए। इससे उल्टी परिस्थिति भी होती है। एक कौवा है, तालाब के पास कोई पनिहारी पानी भर के जा रही है, उसको पानी उपलब्ध है तालाब का, लेकिन वो तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो पनिहारी के मटके का पानी पिएगा। इसको संस्कृत कवि ने देखा और कहा संपूर्ण पितड़ागे, द लेक इज फुल ऑफ वाटर बट ही विल नॉट ड्रिंक दैट, ही विल ड्रिंक द वाटर विच इज प्योर एंड ही विल पॉल्यूट द वाटर फॉर दैट लेडी दैट कैरिंग होम। संपूर्ण पितड़ागे काका कुंभोदकम पीवदी, तो उसका पानी पिएगा, बिगाड़ेगा। यानी ये बिगाड़ना करने वाले की, दूसरे का बुरा करने वाली, इससे उल्टी परिस्थिति, लोगों की अच्छा होने पर भी दूसरों का बुरा करके छोड़ देना। आता हूँ उस पर जी। हाँ भैया, आपने बताया ना योग्यता और चाहना, तो आज सुबह में बातचीत के दौरान मेरी जो भतीजी आई तो मैंने डायरेक्टली बोला वो पढ़ती नहीं है, मतलब कि मैंने योग्यता के ऊपर डायरेक्टली ऐसे बोल ही दिया। बाद में उसकी अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई, तो अभी मेरा वही ध्यान गया कि जब भी किसी के बारे में कहते हैं ना, तो पहले तो बुराइयाँ ही दिखाई देती है, उसके योग्यता के ऊपर ही पूरा शक चला जाता है कि वो ये नहीं करता है, वो ये नहीं करती, और बाद में हमारा ध्यान जाता है कि नहीं वो ये बातों में तो अच्छी है, वो कोई संजोगोवश शायद वो लोग कर नहीं पाते हैं। वो भी है, और वो नहीं पढ़ती है, हम यहाँ भी नहीं रुकते हैं, हम उसको यहाँ लाते हैं कि पढ़ना नहीं चाहती है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि पूरा चेंज हो जाता है योग्यता से, हम ऊपर चले जाते हैं हम चाहना रुकते पे। नहीं है, हम यहाँ पे आ जाते हैं कि तो हाँ। पढ़ना ही नहीं चाहता है। एक्चुअली मैडम की बात से मैं सहमत हूँ। इवन बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड भी ऐसे डिज़ाइन करना है कि ये वीक है ऐसा पहले नहीं बताना है, वो कहाँ स्ट्रांग है, ये इतनी अच्छाई है, और नीचे लास्ट सेंटेंस में अंकल, ये मैडम की बात में सहमत होने से कोई फायदा नहीं है, उनसे अरे सहमत हो दूसरा, लीजिए तो घर ठीक हो जाएगा। एक बात, वो उसकी बात छोड़ो, और दूसरी एक बात, आप जो बात कर रहे हैं जी जी, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, अभी इसके 4 पहलू हैं, तो बाकी के पहलुओं पर भी आप यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, एकदम नेगेटिव पहलू है। तुम भी ठीक नहीं हो, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, दोनों बुरे हैं, दोनों अच्छे हैं, यही श्रेष्ठ स्थिति। आई एम ओके, यू आर ओके। जी जी, आता हूँ। हाँ, तो फिर आप और प्रकाश डालना बाद में। जरूर जरूर, ध्यान रखूंगा, इसको तो रिस्पॉन्ड करूंगा। भैया एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी और दूसरों की, तो हम क्या कर सकते हैं? ये अच्छा प्रश्न है कि एक बार जब चाहने और योग्यता दोनों का अंतर दिखाई देता है ना, और फिर जो कमी दिखाई देती है वो दूसरे की योग्यता में दिखाई देती है, तो हमको दिखता है कि दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। दूसरा हमको भी निरंतर सुखी करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। जब ये बात हमको दिखती है ना कि आप ठीक करना तो चाहते हैं, योग्यता के अभाव में कर नहीं पा रहे हैं, तो हम आपकी योग्यता विकास में सहयोगी बनेंगे या आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, आपको नालायक और बेकार बताएंगे। जिस समय से हमको ये लगना शुरू हो जाता है कि अगला हमको सुखी करना ही नहीं चाहता है, अगला तो काम को ठीक करना ही नहीं चाहता है, उसी क्षण से हमारे अंदर विरोध आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, खीज आनी शुरू हो जाती है। हमको अगर ये दिखता रहे कि अगला मूलतः सही करना चाहता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क टू बी पर ना दिखे हमको, यहाँ वो टिक मार्क हमको दिखता रहे, और फिर योग्यता में कमी दिखती है, तो हम योग्यता के विकास में सहयोग करने की सोचते हैं, ना कि उसके ऊपर गुस्सा, क्रोध, विरोध और खीज करने की सोचते हैं। पहली बात तो ये कहूँगा।
दूसरी बात ये कि ये दूसरे की योग्यता विकास में क्वेश्चन मार्क को टिक मार्क में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले अपनी योग्यता विकास का काम करेंगे या बिना इसको किए हुए दूसरे की योग्यता विकास करने में लग जाएंगे। अगर बिना अपनी योग्यता विकास किए दूसरों की योग्यता विकास में लग गए तो इसका मतलब यही होता कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको सिखा देंगे। हमको गणित नहीं आती, आपको सिखा देंगे। हमको संस्कृत नहीं आती, आपको समझा सिखा देंगे। ये दिखना चाहिए कि खुद का योग्यता विकास किए बिना दूसरे के योग्यता विकास की बात करना मजाक के अलावा तो कुछ भी नहीं है जी। मजाक तक तो ठीक है, करने की जगह पर वो संभव नहीं है। तो अगर हम दूसरे की योग्यता विकास करना चाहते हैं ना, तो पहला स्टेप है अपना योग्यता विकास करना। अगर हमको लगता है कि हमारा बच्चा गुस्सा नहीं करे तो उसका पहला स्टेप है कि हर स्थिति परिस्थिति में बिना गुस्सा किए शांति के साथ रहने हमको आना जरूरी है। हम ही को नहीं आता है हर परिस्थिति में शांति के साथ रहना, हम बच्चे को, पड़ोसी को, दूसरे को, पति को, पत्नी को कैसे सिखा और समझा सकते हैं? संभव कैसे? हमको खुद ही अगर बात बात पे गुस्सा आ जाता है तो जो उदाहरण मैं कल दे रहा था कि बड़ा बच्चा अगर गलती करता है और हम उसको पहले समझाते हैं, फिर दूसरी बार थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, तीसरी बार और ज़ोर से बोलते हैं, चौथी बार थप्पड़ मार देते हैं। जैसे ही हमने ये किया ना, हमने उसको सिखा दिया कि तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हारी बात नहीं माने, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बात नहीं माने तो तुमको क्या करना है? तुमको एक बार समझाना है, जिसको हम अभी समझाना कहते हैं, जिसका मतलब होता है ये मत करो। दूसरी बार थोड़ा ज़ोर से बोलना है, तीसरी बार थोड़ा ज़ोर से बोलना है, चौथी बार तुमको थप्पड़ मार देना है। और बच्चा अगर नए ज़माने का हमसे थोड़ा होशियार है तो पहला 3 स्टेप बाईपास करके चौथे से ही शुरू करता है। जी भैया, एक बात पर अभी जो ध्यान गया उसके बारे में, गुस्सा आने वाले लोगों का थोड़ा अनुभव या थोड़ा जो भी आप बताओ उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जब इंसान सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है तब ये भाव निकलता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाने का मतलब है कि हमारी योग्यता में कमी है। हाँ, ये जो अपनी योग्यता में कमी है और दूसरे की चाहना के ऊपर शंका है, ये दोनों के योगफल में गुस्सा आता है। तो हमको जब लगता है कि बच्चा समझना नहीं चाहता है, ठीक होना नहीं चाहता है और अपनी योग्यता में ये बात दिखती है कि मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जोर इस बात पर नहीं होता है कि मेरी योग्यता कम है, मुझे समझाने नहीं आता है बच्चे को, जोर यहाँ नहीं होता है। बच्चा समझना नहीं चाहता है, जोर यहाँ होता है। क्योंकि अगर ये दिखने लगे ना कि हमको समझाने नहीं आता है ठीक से, तो हम अपने तरीके को दिनों दिन बेहतर करने का काम करेंगे, कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान चला जाए। लेकिन तब उस बात का स्वीकार नहीं होता है। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली हम सारा दोष यहाँ डाल के रखते हैं कि तुम समझना ही नहीं चाहते हो, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, तुम ठीक होना ही नहीं चाहते हो। वो सारा यहाँ खड़ा होता है। एक बार ये चाहने की जगह पर टिक मार्क दिखना शुरू हो जाए ना, तो मुद्दा आता है दूसरे के योग्यता विकास का। और दूसरे की योग्यता विकास के लिए पहले यहाँ योग्यता विकास होना जरूरी है, तभी हम उस काम को ठीक से करने के काम को कर सकते हैं, अन्यथा वो होता नहीं है। और उसी सिचुएशन को जब आधे घंटे के बाद आप फिर से डिस्कस करो तो फिर उसका निष्कर्ष कुछ और भी होता है ना? लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब जाकर गुस्सा आता है। बिल्कुल, इसलिए आप देखेंगे ना, धीरे धीरे इस बात को हम विस्तार करेंगे कि अल्टीमेटली अपने सुखी होने का उपाय ये नहीं है कि संसार की सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब हम सुखी होंगे, बल्कि संसार की परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी हमको उसमें व्यवस्थित होकर जीने का तरीका आ जाता है और परिस्थितियों को कैसे ठीक की तरफ मोड़ा जाए इसका हमको उपाय आ जाता है, तो हम अब सुखी रह पाते हैं, सुखी रह पाते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन ये नहीं है कि संसार के 800 करोड़ लोग जब ठीक होंगे तब हम आराम में आएंगे।
ये डिज़ाइन ये है कि समझ के साथ हम आराम में आ जाते हैं और फिर संसार के 800 करोड़ लोगों को भी आराम में आने के लिए कुछ भागीदारी कर पाते हैं, कुछ सहयोग कर पाते हैं। तो चाहना और योग्यता दोनों को जैसा हम अपने लिए अलग अलग करके देखते हैं और अपनी योग्यता में कमी होने के बावजूद अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं करते हैं, वैसा ही दूसरे की योग्यता में कमी होने के बावजूद भी हम दूसरे की चाहना के ऊपर शंका नहीं करते हैं। यहाँ टिक मार्क लगा रहता है, ये विश्वास का न्यूनतम जगह है। ट्रस्ट ऑन इंटेंशन होना, दूसरे की चाहना के ऊपर भरोसा होना, ये विश्वास का न्यूनतम जगह है, न्यूनतम जगह है। और ये दिखता है अपनी चाहना और योग्यता को जितना हम अलग अलग देखते हैं, पहचान लेते हैं, उतना दूसरे की चाहना और योग्यता को भी हम अलग अलग करके देख पाते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो हमको अपने लिए चाहने पर भरोसा है, आपको अपने लिए चाहने पर भरोसा है, हमको आपके चाहने के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मेरे चाहने के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति की बात भी नहीं हो रही है। हमको अपने ऊपर डाउट नहीं है, आपके ऊपर डाउट है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं है, हमारे ऊपर डाउट है। जबकि आप देखेंगे तो ये पहला दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो है, रिफ्लेक्शन ही तो है। मेरे लिए दूसरा आप हैं, आपके लिए दूसरा मैं हूँ। मैं अपने लिए देख पाता हूँ कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी चाहता हूँ। आप भी अपने लिए इस बात को देख पाते हैं, लेकिन दूसरे के लिए शंका होती रहती है, क्योंकि दूसरे के करने को देखने के आधार पर हम दूसरे को देखना शुरू करते हैं। इसीलिए मानव का जब ठीक ठीक अध्ययन करना चाहते हैं ना, तो स्वयं का अध्ययन करना जरूरी है। दूसरे को जब हम देखते हैं ना, तो आपका बाहर का कार्य व्यवहार और आचरण ही हमको प्रमुखता से दिखाई देता है। तो आप जब हमारे साथ अपमान और विरोध पूर्वक जी रहे होते हैं, तो हमको दिखता है कि ये देखो मेरा अपमान कर रहा है, ये देखो मेरा विरोध किया, ये देखो भरी सभा में हमको ऐसी बात कह दी जो ठीक नहीं थी, ये हमको दिखता है। लेकिन वो अपमान और विरोध करते हुए जो आपके अंदर कशमकश चल रहा है, जो आपके अंदर उद्विग्नता चल रही है, जो आपके अंदर अंतर्विरोध चल रहा है, और उसके आधार पर जो आप अपने में परेशान और पीड़ित हो रहे हैं, वो बात हमको बाहर से नहीं दिखाई देती है। लेकिन अपने को जैसे ही देखने जाएंगे तो ये दिखता है कि हम दूसरे का अपमान करने का, विरोध करने का तब शुरू करते हैं जब दूसरे की गलती से परेशान होते हैं। एक लेवल तक उसको बर्दाश्त करते हैं, एक लेवल के बाद जब लगता है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब जा कर के वो अपमान और विरोध के रूप में बाहर निकलता है। तो अपने लिए देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से दिखाई देगी कि अपमान और विरोध करते हुए भी मूलतः अपमान और विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए अपमान और विरोध करते हुए भी हम आराम में नहीं होते हैं, मजबूरन उसको बाध्यतावश कर रहे होते हैं कि नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाके रुकेगा। तो अपने को देखिएगा ना, तो ये अंतर विरोध जो अपने अंदर उठता है, ये जो असहजता अपने अंदर होती है, अपनी ही मूल चाहना के खिलाफ काम करने पर वो दिखाई देगा। दूसरे को बाहर से देखने से वो सीधा नहीं दिखता है। इसीलिए मानव का अध्ययन करने के लिए स्वयं का अध्ययन करना सबसे ज़रूरी है, ताकि ठीक ठीक हम अंदर और बाहर दोनों देख सकें। मज़े की बात यह है कि आप हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको सीधा नहीं देख सकते, मैं आपके अंदर क्या चल रहा है उसको सीधा नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। इस आधार पर मैं अपने को केंद्र में रख करके मानव का अध्ययन कर सकता हूँ,
आप अपने को केंद्र में रख करके मानव का अध्ययन कर सकते हैं और हम दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चीनी खा के आप भी कहते हैं मीठा है और मैं भी कहता हूँ मीठा है, तो मानव के रूप में आप अपना अध्ययन करके कह पाते हैं कि हाँ भाई मानव तो ऐसा ही है। मैं भी अपना अध्ययन करके कह पाता हूँ कि हाँ भाई मानव तो ऐसा ही है। तो ये चाहने और योग्यता दोनों को अलग अलग देखने से हमारा चाहने के ऊपर भरोसा बना रहता है। योग्यता में फिर भी कमी रहेगी। तो मुझे अगर आपके लिए ये बात दिखाई देती है कि आप गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, विरोध करना नहीं चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुस्सा नहीं करने वाले हैं, आप विरोध नहीं करने वाले हैं। योग्यता में कमी तो फिर भी रहेगी। लेकिन एक बार हमको ये दिखता है कि आप मूलतः गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, विरोध नहीं करना चाहते हैं, तो हम उपाय तलाशते हैं कि कैसे गुस्से और विरोध से आप बाहर हो सकते हैं। अगर हमको ये भरोसा ही खत्म हो जाता है और हमको लगता है कि आप गुस्सा ही करना चाहते हैं, आप विरोध ही करना चाहते हैं, तो फिर ठीक करने का कोई तरीका पर बात ही नहीं होती। बदला लेने के तरीके पर, विरोध लेने के तरीके पर, सजा देने के तरीके पर तो बात हो सकती है। एक बार आपकी चाहना के ऊपर हमको शंका शुरू हो गया और योग्यता में कमी दिखती है तो हम भी आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, आपके पनिशमेंट को सोच सकते हैं, सजा देने को सोच सकते हैं, सबक सिखाने को सोच सकते हैं। यही सारा डिज़ाइन में हमारा कल्पनाशीलता चलता है, हमारा सोचना चलता है। लेकिन हमको अगर ये दिखाई देता है कि मूल में आप अपमान नहीं चाहते हैं, विरोध नहीं चाहते हैं, क्रोध नहीं चाहते हैं, घृणा नहीं चाहते हैं, गुस्सा नहीं चाहते हैं, योग्यता के अभाव में आप ऐसा कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उन उपायों को सोचने पर बात कर पाते हैं कि कैसे आप में बदलाव हो सकता है। आपकी चाहना के ऊपर अगर भरोसा बना हुआ है तो बदलाव के उपाय पर हम सोचने का काम कर सकते हैं। और जितना जितना उस बदलाव के उपाय पर सोचने का काम हम करते हैं ना, उतना उतना स्वयं के योग्यता विकास की पहले ज़रूरत दिखाई देती है। क्योंकि अगर अपने में ही उस बदलाव के काम को हम नहीं कर पा रहे तो आप में बदलाव का काम कैसे करें। तो स्वयं में बदलाव का काम हम पहले करते हैं, फिर ठीक भाषा में ठीक तरीके से दूसरे का ध्यानाकर्षण करते हैं ताकि दूसरे में भी वो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आप मैथ्स भी आपको आता है, आप बच्चे को समझाना चाहते हैं, क्या करते हैं आप पहले मैथ्स खुद समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अगला बच्चा कैसे पकड़ सकता है उसको क्रमबद्ध ढंग से बता देते हैं। वही काम यहाँ भी करने की ज़रूरत होती है कि सम्मान, स्नेह, विश्वास को अपने में सुनिश्चित करने का काम हम पहले करते हैं, फिर अगला स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको पकड़ सकता है, कैसे उसको समझ सकता है, उसके लिए सहयोग करने का काम कर देते हैं। तो ये अंतर जब हमको दिखता है ना, तो चाहने के ऊपर भरोसा हमारा हर किसी के लिए बना रहता है। योग्यता में कमी फिर भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि योग्यता ठीक हो जाएगी। इसलिए जब हम कार्यक्रम बनाने जाएंगे एक दूसरे के साथ तो योग्यता का भी ध्यान रखेंगे, चाहना का भी ध्यान रखेंगे। चाहना को हम भूल जाते हैं, उस पर शंका होने लगती है, और योग्यता में कमी दिखता है तो हम सिर्फ पनिश करने का काम करते हैं, सजा देने का काम करते हैं, दंड देने का काम करते हैं, विरोध करने का काम करते हैं। योग्यता को नहीं देखेंगे, सिर्फ चाहना को देखेंगे कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल से घर में ताला नहीं लगाएंगे। सिर्फ चाहना को देख के भी कार्यक्रम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी योग्यता में कमी है और वो चोरी करने का काम कर रहे हैं तो हमको ध्यान तो रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर दिखता है हमको कि लोगों की योग्यता में कमी है और लोग चोरी कर सकते हैं तो घर में ताला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ताला लगाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम यहीं अटके रह गए, हमको लगेगा कि लोग ठीक ही नहीं हैं और यहीं योग्यता में कमी की जगह पर ही हम अटके रह गए, तो हम दिनों दिन अपने ताले की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं,
चोर दिनों दिन अपने कटर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, चोरी एक जैसी होती रहती है कि नहीं। समय के साथ हमारे ताले की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई, कटर की क्वालिटी भी उतनी ही इम्प्रूव हो गई है, कटर की क्वालिटी भी उतनी ही इम्प्रूव हो गई है। ऐसे ही किसी समय में ऐसा लगता होगा कि अन्याय से बचने के लिए हथियार बना लेंगे, तो अधिक बलशाली भी हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर पाएगा। तो हमने बंदूक बना लिया, लाठी डंडे बना लिया, बंदूक बना लिया, धीरे धीरे वो मिसाइल तक हम आ गए हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, भाई यहाँ बैठे हुए दूसरे महाद्वीप पर मार सकते हैं। वो तो अच्छा है आदमी मंगल और चांद पे नहीं मिल रहा है, नहीं तो यहाँ से हिसाब लगाते कि चांद और मंगल पे भी मारो। तो ये दिखना ज़रूरी है कि समय के साथ क्या हो रहा है। तो एक तरफ हम अपने मिसाइल की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रडार की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं जो वो मिसाइल को पकड़ के डिफ्यूज़ कर सके। यही प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है अगर सिर्फ योग्यता को ही देखने का काम हम करते हैं। अगर हमको ये दिखे कि मानव मूलतः युद्ध और अपराध नहीं चाहता है, तो हम कहीं ना कहीं उन उपायों को सोचने पर भी काम करेंगे कि युद्ध और अपराध से मुक्ति की मानसिकता कैसे हर मानव में विकसित हो सके। अगर वो भरोसा ही यहाँ ख़त्म हो गया तो योग्यता की जगह पर ये कॉम्प्लिकेसी बनी ही रहेगी। तो जब भी हम कार्यक्रम बनाते हैं ये दोनों का ध्यान रख के बनाते हैं। चाहने पर ध्यान बने रहने से हमारी दिशा ठीक रहती है, हम सुधार का, सहयोग का, परिवर्तन का, बदलाव का उम्मीद रख पाते हैं और उस दिशा में प्रयास कर पाते हैं। योग्यता का ध्यान रखने से, जिसको आज के दिन कहते हैं कि हम धोखा खा गए, हम ठगा गए, हमको चीट हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। योग्यता में आंख मूंद लेंगे तो जिसको आज की भाषा में कहते हैं धोखा मिल गया, वो मिल ही सकता है, मिल ही सकता है। अगर हमको आज के दिन लोगों की ये योग्यता दिखाई देती है कि लोग चोरी करते हैं, तो उससे सुरक्षा के लिए जो उपाय करना है वो करेंगे। भैया, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, ट्राई टू नो अदर्स विद समत्व, सहयोग एंड ब्रिज, यानी एक संवाद बनाएं या सेतु बनाएं मेरे और आपके बीच। जी, बात तो इस पे देखेंगे ना, दूसरे की चाहना पर सतत आश्वस्ति बने रहने से हम एक दूसरे की योग्यता के विकास में परस्पर सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। और गुस्सा, विरोध, खीज, घृणा, इनकी हमको ज़रूरत ही नहीं दिखाई देती है। इसी को दूसरी भाषा में पलट के कहेंगे ना, तो जिन जिन संबंधों में भी हमको गुस्सा दिखाई देता है, विरोध दिखाई देता है, खींच दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, घृणा दिखाई देती है, इसका मतलब उस संबंध में भी कहीं ना कहीं चाहना के ऊपर हम शंका कर रहे हैं। पलट के इसी को कहेंगे ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी संबंध में हमको परिवार में, परिवार समूह में, मित्रों के साथ काम करने की जगह पर अगर हमको गुस्सा दिखाई देता है, अगर हमको विरोध दिखाई देता है, खींच दिखाई देती है, घृणा दिखाई देती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे की चाहना के ऊपर हम शंका करने का काम कर रहे हैं। अगर दूसरे की चाहना के ऊपर शंका नहीं होती है, योग्यता की जगह पे हमको कमी दिखती है, तो हम एक दूसरे की योग्यता विकास में परस्पर सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। तो कोर बात इतनी हमको ट्रस्ट के संदर्भ में, विश्वास के संदर्भ में करनी थी। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार हम पहले उस पर बात कर देना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझसे तो जितना प्रश्न पूछेंगे हमको अच्छा लगेगा, हम आराम से बात कर सकते हैं। हाँ भैया, कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है,
तो कभी गुस्सा फायदा कारक भी होता है, लेकिन हमारा सामने वाला जो बच्चा है वो एक्सेप्ट तभी करेगा जब हमारा भाव स्थिर होगा। उनको लगना चाहिए कि मेरे लिए किया है, तो वो गुस्सा हानिकारक नहीं होगा। वही जब अगले को दिखता है कि ये मेरे शुभ के लिए सोचता है, ठीक है, इसके वही बात है। जब उसको ये भरोसा बना रहता है कि ये अगला वस्तुतः मेरे शुभ की सोच रहा है, मेरा शुभ चाहता है और वो शुभ के लिए ऐसा कर रहा है, तो एक बार के लिए तरीका ठीक नहीं होता है, फिर भी चल जाता है। लेकिन अगर उसको यहाँ डाउट हो गया टीचर के ऊपर कि ये तो जानबूझ के हमको परेशान करने का काम कर रहे हैं, देखिए आपके गुस्से से कितना रिएक्टिव हो जाता है। ये चाहने पर भरोसा बना रहता है ना, यहाँ तरीकों में कमी भी हो जाती है तो चल जाता है कई बार, लेकिन चाहने पर शंका हो एक बार और फिर तरीका ठीक नहीं हो, आग में घी डालने जैसा ऊपर उठता है। माइक ऑन करना होगा। भाई साहब ने जो बात कही, ऐसा होता है आचार्य या प्रिंसिपल के पास कि बच्चे आते हैं कि फलां टीचर हमको बहुत डांटता है या होमवर्क ज़्यादा देता है, तो वहाँ प्रिंसिपल का रोल यह होता है और यह होना चाहिए कि भाई वो जो कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं और उसको समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। टीचर के प्रति भी स्नेह भावना बढ़ जाती है बच्चों की कि ये प्रिंसिपल है, उन्होंने हमें समझाया और सही बात है, टीचर जो गुस्सा कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं और बच्चे भी टीचर की तरफ दूसरे नज़रिए से देखने लगेंगे। ये बहुत अच्छी भूमिका है मध्यस्थी की। धन्यवाद जी, जब तक टीचर गुस्सा कर रहे हो तब तक तो वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ एक ऐसी अच्छी स्थिति आ पाए जहाँ टीचर को भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़े और बच्चे के भी समझने का काम हो जाए। आप अपने लिए ही पलट के देखिए ना। मैं सबसे सवाल पूछता रहता हूँ, बहुत बार लोगों को लगता है कैसे ऐसा हो सकता है, बच्चे ऐसा करेंगे कैसे। उसको राम राज्य कहते हैं। जी जी, वही बता रहा हूँ। न राज्यम न च राजासित न दंडयो न च दंडिक स्वधर्मेण प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। वही तो वो जो धर्म का शासन है ना, वही मुद्दा है कि धर्म का स्वरूप, व्यवस्था का स्वरूप क्या है, इसको समझ करके आदमी स्वनियंत्रित होके जिएगा या डंडा एक दूसरे के पीछे लगा के जिएगा। उस धर्म को, उस व्यवस्था को समझ करके हम सब स्वनियंत्रित होकर के व्यवस्थित होके जीने का काम करेंगे या एक दूसरे के ऊपर डंडा चलाते रहने का काम करेंगे। पशु को डंडा से चलाइए चल जाता है, फिर भी चल जाता है। आदमी को डंडा से चलाने की कोशिश करेंगे ना, अगर उसकी सीमा में होगा तो लौट के विरोध करेगा। नहीं कर सकता है विरोध, चलेगा, प्रतीक्षा करेगा उस दिन का जिस दिन आप कमज़ोर हो जाएं और वो मजबूत हो जाए, फिर लौट के बताएगा आपको। ये एक हिंदी का दोहा है, दांत और जीभ के बीच का संवाद है। दंत कहे जीभ को, दांत जीभ को कहते हैं कि हम 32, तुम अकेली माए, तो जीभ उसको उत्तर देते है कि एक बात टेढ़ी कहूँ तो 32 ही गिर जाए, तेरी 32 ही हिल जाएगी। तो ये दिखना जरूरी है, यानी समझदारी से जीना ही जीना है। जी बिल्कुल, समझण के बिना जीना जीना ही नहीं है, गलती पूर्वक जीना जीवन ही नहीं है जी, व्यर्थ गया वो। हाँ, गतम तस्य नरस्य दीदी कुछ कह रही हैं, उसको सुन लेता हूँ। जी भैया, जब किसी को ये लगे कि हमें खुद की ही चाहना पे डाउट हो, एक लिविंग पैटर्न बन जाता है ना, डिजीज स्टेट बोलते हैं या साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल, अब उतने उम्र में तो फिर हम ही अपने ऊपर डाउट चालू कर दिए अपने चाहना पे, तब। अच्छा प्रश्न है, मेरे पास 10-12 मिनट का समय भी है, इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ, क्या कह रहे? परिचय उनका पहले जो भी थे, परिचय कह रही है, एक लाइन में दे दीजिए, नाम और कहाँ से आए हैं, बस खड़े होके देना है। अच्छा, नहीं, आराम से दीजिए। मेरा नाम नमिता सोनी है और मैं अभी फ़िलहाल झांसी से आई हूँ, बट मेरा रहने का स्थान रायपुर है और झांसी मम्मी पापा का घर है, तो वहाँ से आ रही हूँ फ़िलहाल। थैंक यू। बढ़िया। ये देखेंगे ना, जब अपनी ही चाहना के ऊपर शंका होने लगे
और ऐसा लगे कि मैं भी दूसरे को दुखी ही करना चाहता हूँ, परेशान ही करना चाहता हूँ, अपमान ही करना चाहता हूँ, विरोध ही करना चाहता हूँ, अगर कभी भी ये बात लगने लगे ना, रुक करके 2-3 चीज़ देखना चाहिए। रुक करके 2-3 ऑब्जर्वेशन करके देखना चाहिए। पहला ये कि वो अपमान करते समय, विरोध करते समय, घृणा करते समय, नफरत करते समय, गुस्सा करते समय हम खुद में आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं। हम उस स्टेट में बने रहना चाहते हैं कि उस स्टेट से बाहर निकलना चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है ना, कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को बुरा करना, उन सारी स्थितियों में भी चूंकि वो स्थिति हमको सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है, इसलिए उसको करते हुए हम स्वयं में जो है एक अंतर्द्वंद में, एक विरोध में, एक उलझन में, एक पीड़ा की स्थिति में पड़े रहते हैं। जो पीछे बात हम लोगों ने की थी ना, उसको 2-3 जगह से मैं ये दिखा देता हूँ कि ये सहज स्वीकृति के समय बात करते समय देखा था कि यहाँ जैसा मैं हूँ की जगह पर ये हो ही सकता है कि मैं दूसरे का अपमान कर रहा हूँ, मैं दूसरे का विरोध कर रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ घृणा कर रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ नफरत कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ। ये सब बातें यहाँ हैं, तभी तो समाज में ये दिखाई दे रहा है। चोरी, डकैती, हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार जो भी दिखाई दे रहा है, वो यहाँ जैसा मैं हूँ की जगह पर तो लोगों में दिख ही रहा है। रुक करके ये देखने की ज़रूरत है कि वैसा होना हमको वास्तव में सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। अगर वो हमको सहज रूप में स्वीकार होता है तो इन दोनों के बीच हार्मनी होती है, सुख की स्थिति बनती है। अगर वो दोनों के बीच कंट्राडिक्शन होता है तो अंतर विरोध की स्थिति बनती है, हमारे ही दुख की, पीड़ा की, परेशानी की स्थिति बनती है, हम खुद ही उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो अपने में भी अगर अपमान दिख रहा है, विरोध दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, घृणा दिख रही है, ईर्ष्या दिख रही है और उसके साथ ये दुख दिखाई दे रहा है, तो उससे पता चलता है कि भले मैं ऐसा कर रहा हूँ लेकिन मेरी मूल स्वीकृति तो वो है नहीं। मैं कर तो रहा हूँ वैसा, मैं कर तो रही हूँ वैसा, पर मेरी मूल स्वीकृति वो है नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच अंतर विरोध होने के कारण मैं एक असहजता में, एक दुख में, एक परेशानी में, एक पीड़ा की स्थिति में। ये समझ में आया? इसको दूसरी तरह से भी दिखा देता हूं। यहां जीवन क्रियाओं में देखने जाएंगे ना, तो मैं दूसरे को दुखी करना चाहता हूं, परेशान करना चाहता हूं, अपमान करना चाहता हूं, विरोध करना चाहता हूं। ये जो इच्छा यहां बन रही है ना, ये इच्छा या तो संवेदना से आ रही है या मान्यता से आ रही है। कि समाज की अगर एक मान्यता है कि दूसरे ने हमारा अपमान किया है तो हमको भी उसका अपमान करना है, टिट फॉर टैट का सिद्धांत पढ़ाते हैं। तो दूसरे ने मेरा अपमान किया है तो हम भी उसका अपमान करेंगे, ये मान्यता अगर हमारी बनी हुई है, तो आप जैसे ही हमारा अपमान करते हैं, मेरी भी इच्छा, मेरा भी चित्रण आपको अपमान करने का बन जाता है। ऐसे ही हमारी किसी संवेदना के पूरा होने में, हमारी किसी सुविधा के पूरा होने में आप अगर बाधा के रूप में दिखाई देते हैं, तो फिर से मेरी इच्छा बन जाती है आपका विरोध करने की, आपके साथ झगड़ा करने की। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियों में दिखना जरूरी है कि ये जो इच्छा मेरी बन रही है, ये या तो मान्यता से बन रही है या संवेदना से बन रही है। ये दोनों से गलत इच्छा होने की संभावना तो है, लेकिन ये जो इच्छा विचार आशा हमारे अंदर चल रहा है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस का हिस्सा नहीं है। ये तो हमारे कॉम्पिटेंस का हिस्सा है, हमारी योग्यता का हिस्सा है कि हमने कितनी इच्छाओं को समझ करके व्यवस्थित किया है, कितनी इच्छाओं को बिना समझे अपने में कचरे की तरह इकट्ठा करके रख लिया है। अभी जो हमारी ज़िंदगी हो गई है ना, मान्यताओं के आधार पर जीते हुए एक डस्टबिन बॉक्स की तरह हो गया है। आदमी का दुर्भाग्य है कि वो जहाँ जो कुछ भी देखता है ना,
अच्छा जो कुछ भी दिखाई दे वो उसको उतना आकर्षित करे चाहे नहीं करे। कचरा जो होता है ना वो बड़ा तेजी से आकर्षित कर लेता है। तो हम सब जगह का कचरा उठा उठा करके अपने घर में भरते रहते हैं, और फिर एक समय के बाद जब बदबू आनी शुरू होती है तो कहते हैं यार ऐसा कैसे हो गया। ये दिखना जरूरी है कि सब जगह का चुन चुन करके कचरा हम अपने मानस में लगातार यहाँ इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो यहाँ बदबू नहीं आएगी तो क्या होगा, यहाँ पीड़ा नहीं होगी तो क्या होगी। तो ये दिखना जरूरी है कि मान्यता और संवेदना, इन दोनों आधार पर जो ये यहाँ जमा कर रखे हैं हमने, ठीक, ये हमारी योग्यता का हिस्सा है, न कि हमारी सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति अभी भी हमारी कोर होती है, इंटैक्ट होती है। इसीलिए विरोध करते हुए आदमी को भी आप पूछिए कि तुमको विरोधपूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार है कि स्नेहपूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार है। अपमान करते हुए आदमी को भी ये सवाल पूछिए कि तुमको अपमान करना सहज रूप में स्वीकार है कि सम्मान करना सहज रूप में स्वीकार है। गुस्से का चित्रण और इच्छा करते हुए आदमी को भी ये सवाल पूछिए कि मूल रूप में तुमको गुस्सा सहज रूप में स्वीकार है कि शांति सहज रूप में स्वीकार है, वो उत्तर दे पाता है। इसका मतलब अभी जो स्वयं में भी हमको यहाँ कमी दिखती है वो इच्छा की जगह की कमी कॉम्पिटेंस का हिस्सा है, न कि नेचुरल एक्सेप्टेंस का हिस्सा है। ये पकड़ में आए जी। नमस्कार। नमस्ते। एज अ मान्यता के आधार से सर अभी बहुत हम सब मतलब मान्यता के आधार पर बहुत जी रहे हैं, और ये मान्यता के बारे में बोलूँ सर, अभी जो वो धनतेरस के बारे में ही बात करूँ तो मैं तो ये सब मतलब कम मानती हूँ ये सब में। लेकिन अब क्या होता है, नई जनरेशन हमारे घर में मतलब जो होती है तो वो क्या करते हैं कि नई क्या पूरे दिन मतलब वो रील्स ना वो देखते हैं ना जी मोबाइल में जी। नहीं, धनतेरस के दिन मछली तो खरीदनी पड़ती है, ये नई मान्यता। इस बार बस मम्मा ट्रेंड में मछली खरीदने का आया है, और नहीं चलो सोनी के पास। मैंने बोला कि इससे क्या होता है, नहीं कुछ मम्मी वो मतलब ये चांदी की मछली खरीदना ही है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं खरीद लो, और तो क्या। लेकिन उस दिन जब मैं उसके साथ मतलब मेरी बहू के साथ गई, अभी 11 बजे गई, तब वो सोनी को लगभग मेरा नंबर वो बिल में 141 था। मतलब 140 तो मेरे 10:30 गई, उससे पहले उन्होंने बेच दी थी। तो वो बोले कि हाँ आंटी आप आए अच्छे कि अभी तो क्या बहुत मछली का ये, अब जो थोड़े लोग होते हैं तो मेरे पास इस मतलब वो ख़त्म ही होने वाली थी। तो मतलब ये एक बार नहीं, जब मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में भी मेरे संबंधी जो भी, जोस्ना तूने मछली खरीदी कि नहीं, मैंने बोला क्या है मछली, मतलब ये चांदी की जो छोटी छोटी। जी जी। तो धनतेरस को जितना कॉल आया, जोस्ना तूने मछली खरीदी कि नहीं, मैंने क्या क्या बात है, मछली क्या है। अभी तक तो हमने इतने सालों में तो 55 सालों में तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मछली खरीदने से हमारे घर में समृद्धि आ जाएगी, और कुछ ऐसा कोई समाचार भी आया नहीं है अभी कि इतना आपको फायदा हो गया है। लेकिन मान्यता से हमारे घर में से पैसा तो जाते हैं, वो बात एक। या तो क्या, अब 3 साल से तो हम देखते हैं कि डबल झाड़ू खरीदना ही है। हाँ, डबल झाड़ू नहीं खरीदते तो घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये नया मतलब कोई ना झाड़ू इसलिए खरीद रहे हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी तो 2-4 लगा सके उनको। तो सर मतलब मान्यता से आधार से तो बहुत लोग जी रहे हैं, मेरा मानना है। हाँ? वही क्या है, नई मान्यताएं बना रहा है। क्या है ना माता जी, हम सब लोगों की जिंदगी में ना
दूसरों की मान्यताएं तो हमको दिख जाती हैं, एकदम ठीक कहा आपने। ये सब दूसरों की क्या क्या मान्यताएं हैं ये तो हमको बहुत आसानी से दिख जाती है, लेकिन जिंदगी में बदलाव ठीक से तब शुरू होता है जब हमको अपनी मान्यताएं दिखनी शुरू हो और उसको हम यहाँ समीक्षित करके देख सकें कि वो वास्तव में हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। उसके आधार पर जीने से हमारा सुख समृद्धि और दूसरे का सुख समृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हिसाब लगाना शुरू करते हैं तो बदलाव शुरू होता है। सर हमारी सहज स्वीकृति नहीं होती तो भी घर में तो सर सभी का मानकर तो चलना पड़ता है ना। है ना, बिल्कुल। तो इन सिचुएशंस में देखिएगा तो मैं भी ये मानता हूँ कि एक चांदी की मछली से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने तो वो किया मैंने मना नहीं किया, मैंने मना भी नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं ले लो वो, लेकिन ये बात ठीक बात है। तो क्या हो गया है 1100 रुपीस में एक इतनी छोटी, उस दिन तो जो भाव बोले वो देना ही पड़ता है, इतनी छोटी थी फिर भी। तो क्या हो गया है, ये व्यापारी भी मौके का फायदा उठाते हैं। अभी वो बेचने जाओ तो 11 रुपये भी नहीं आएंगे। तो क्या हो गया है, अगर सारे सिचुएशंस को देखेंगे ना, सारे सिचुएशंस को देखेंगे तो ये बात दिखाई देती है कि इस पूरी परिस्थिति में जाने अनजाने सुविधा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है और वो व्यापार का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि हम बहुत तरह की मान्यता चला करके संबंध में लोगों को उलझा करके भी सोचते हैं सुविधा और पैसा कमा लें तो जिंदगी सफल हो गई। तो भाई ऐसा माना कि बच्चों की खुशी में हमारी खुशी, बच्चे खुश हो गए ना तो भले 1100 रुपये गए है ना, लेकिन दूसरे के घरों में जब आप पैसा कर रहे होते हैं ना तो हमको धीरे धीरे दिखता है कि वो आदत और संस्कार बन जाता है और वही लौट के जब हम अपने बहू बच्चे बेटों के साथ करना शुरू करते हैं ना, मुंह नहीं देखना चाहते हैं हमारा। तो हम बड़े सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, सैकड़ों करोड़ और हजारों करोड़ का हमारा बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस को भी हमने एक्सप्लॉइटेशन के ढंग से शुरू किया है, दूसरों का शोषण करने के ढंग से शुरू किया है, मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वो शोषण का संस्कार वहीं नहीं रुकता है, वो घर में भी आता है। और वही संस्कार अगर घर में आएगा, बिजनेस आपका 100 करोड़ का हो सकता है, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके घर के बाकी लोग आपके साथ रहना चाहते होंगे, इस पर हमको शंका है। तो विचार किया, हाँ कुछ पूछ रहे भैया? हाँ, तो विचार किया जाए इस ट्रस्ट के ऊपर, और ये जितनी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रस्ट ऑन इंटेंशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मूल चाहना के ऊपर हमको ये आश्वस्ति बनी रहे कि दूसरा मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है और हमको भी सुख समृद्ध करना चाहता है। समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में गलती उससे भी होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि समझ और योग्यता के अभाव में गलती हमसे भी होती है। और अगर ये दिखाई दे कि गलती हमसे भी होती है, गलती अगले से भी होती है, तो अपनी गलती को पहले ठीक करके फिर दूसरे को ठीक होने में सहयोग करने का काम हम शिष्टता और सभ्यता के साथ कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जब हम कार्यक्रम बनाने जाएंगे तो कार्यक्रम तो हम चाहना और योग्यता दोनों को देख करके बनाएंगे। तो चाहना हर मानव की अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि योग्यता भी अच्छी है। योग्यता की जगह पर अगर हमको कमी दिखाई देती है तो उसको ध्यान रख करके जो भी कार्यक्रम बनाना है वो हम बनाएंगे, लेकिन उसको हम तात्कालिक बाध्यता के रूप में पहचानते हैं। तो आज अगर हम घर में ताला लगा रहे हैं तो हम ताले को एक तात्कालिक बाध्यता के रूप में पहचानते हैं, न कि उसी को बनाए रखने का प्रयास करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर उतना भर ही करेंगे तो हमारा ताला का क्वालिटी इम्प्रूव होगा, चोर का कटर का क्वालिटी इम्प्रूव होगा, चोरी यथावत होती रहेगी।
यहाँ मानसिकता को पहचान करके कि अगला मूलतः चोरी नहीं करना चाहता है, वो भी सुख समृद्धि से ही जीना चाहता है, इस जगह पर हमारा ध्यान रहता है ना, तो समाज का हर मानव समृद्धि पूर्वक कैसे जी सके उसके उपाय को सोचना हम शुरू करते हैं। और जैसे जैसे ये उपाय किसी को मिलता जाता है, वो चोरी से, अपराध से बाहर होता चला जाता है, क्योंकि मूल में चोरी और अपराध किसी को भी स्वीकार नहीं। समाज में बड़े से बड़े अपराधी को भी देखेंगे ना, तो अपने बच्चे को उस अपराध की दुनिया से दूर रखना चाहते। एक दो नहीं, दसियों उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं। अगर इतनी ही बड़ी पूंजी उनको लगती जिनके नाम से पूरा एरिया दहशत में कांपता हो, अगर उनको वही मूल पूंजी लगती तो अपने बच्चे को देना चाहते ना जी। अगर अपने बच्चे को उससे दूर रख करके दूसरे कामों में लगाना चाह रहे हैं, वो बात ही अपने आप में बताती है कि वो उसको मजबूरी के रूप में कर रहे हैं, बाध्यता के रूप में कर रहे हैं, ना कि बेसिक रूप में उनको लगता है कि ये ठीक है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स जो हमको सबसे ठीक लगता है हम बच्चे को देना ही चाहते हैं। सोचा जाए इस पर। लौट के हम आएंगे तो हम रिस्पेक्ट और अफेक्शन के ऊपर थोड़ा बात करना चाहेंगे। 4:30 बजे हम लोग मिलते हैं टी ब्रेक करके। नमस्ते सभी को।